हम दो तरह के रजिस्टर यूज करते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर। एक तो हम एलओए से तैयार करते हैं। एलओए से हम जो है किस तरह की रजिस्टेंस तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टेंस तैयार करते हैं हम, जैसे नाइक्रोम से, कंस्टेंटन से तैयार करते हैं। इनको वाइंडिंग रजिस्टर बोलते हैं क्योंकि हम इनकी वायर को वाउंड करके हम यूज करते हैं। इनकी रजिस्टेंस स्मॉल होती है, 100 ओम्स में ही हो सकती है, कुछ फ्यू 100 ओम्स में होती है। बट अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कार्बन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। इनकी रेजिस्टेंस फ्यू ओम से लेके 1000 ऑफ ओम्स तक हो सकती है। और कार्बन के रजिस्टर को हम जो है प्रैक्टिकल यूज में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। एक तो ये कॉम्पैक्ट होती है, साइज़ बहुत स्मॉल है इसका, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कार्बन रजिस्टर को यूज जब करेंगे इसके लिए हमारे पास कार्बन को हम कोडिंग करते हैं, कलर कोडिंग फॉर कार्बन या कलर कोड फॉर कार्बन। कार्बन रजिस्टर के ऊपर हम जो है कलर कोडिंग करते हैं और कलर कोडिंग की फॉर्म में उसके रेजिस्टेंस को हम जो है रीड कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी कार्बन की रजिस्टर है और उस पर हम 4 बैंड्स बनाते हैं, 4 बैंड बने होते हैं यहाँ पे। ऐसे 4 जो है बैंड कार्बन के रजिस्टर के ऊपर बने होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। 4 रिंग्स बना दी हमने, 4 बैंड्स बना दिए कार्बन रजिस्टर के लिए, कोडिंग के लिए। और देखो कोडिंग को हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। ये जो 4 कलर्स है इनमें से जो फर्स्ट 2 कलर है, फर्स्ट 2 कलर जो है, ये जो फर्स्ट 2 कलर है ये हमें देते हैं फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फर्स्ट 2 कलर से मिलते हैं। जैसे R1 और R2, यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे अगर नेट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है R1 R2, मीनिंग फर्स्ट डिजिट जो आ गया इधर से हमने R1 राइट कर दिया, फिर हमने क्या राइट कर दिया R2। हम डिजिट्स को ऐसे राइट करेंगे, मीनिंग ये जो कोड है इनको हम डिजिट की फॉर्म में राइट करेंगे R1 R2। इनकी वैल्यू भी देखेंगे हम, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वैल्यू होते हैं, उसके लिए टेबल बनाएंगे अभी एक। और उसके बाद जो है थर्ड कलर जो है इज यूज्ड फॉर डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर की तरह यूज होता है ये। तो रेजिस्टेंस अब हो जाएगी R1 R2 इंटू R3। और फोर्थ जो कलर है, फोर्थ कलर इज फॉर टॉलरेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, या परसेंटेज एक्यूरेसी के लिए कह सकते हो आप इसको। टॉलरेंस लिमिट भी बोलते हैं या परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज भी कितनी उसके अंदर परसेंटेज एक्यूरेसी है, कितना कम या ज़्यादा हो सकते हैं रेजिस्टेंस, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब जो है R का जो फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 इंटू R3 और प्लस माइनस जो हो जाएगा वो R4 विद टॉलरेंस लिमिट। तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं, कई बार फोर्थ कलर नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक टेबल गिवन है इस कलर कोड के लिए कार्बन रजिस्टर की, और एक फार्मूला गिवन है, वो फार्मूला भी हम करेंगे। देखो कलर कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लैक कलर हो सकता है सबसे पहले, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर हो सकता है, रेड हो सकता है कलर, ऑरेंज हो सकता है। आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लू के बाद ग्रे, ग्रे के बाद वायलेट, ब्लू के बाद जो है यहाँ पे वायलेट कलर आता है, वायलेट कलर, ग्रे कलर, और ग्रे के बाद आता है वाइट कलर,
वाइट के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर। ये कलर्स हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हम लेटर जो है इनको याद कैसे रखेंगे। बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू, जी, एस। मीनिंग इनका फर्स्ट लेटर यूज करेंगे हम, या अगर इन दो के लिए नहीं भी लगाना तो हम ना भी लगाएं, चाहे कई बार इनके लिए नहीं लगाते हैं, इनको छोड़ देते हैं दोनों को। तो ये हमने क्या कर दिया है यहाँ पे। अब इनका नंबर राइट करेंगे। नंबर क्या नंबर आएगा, देखो सबसे पहले ब्लैक कलर है, इसके लिए 0 यूज करते हैं। अब काउंटिंग लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की काउंटिंग यूज होगी, 0 से लेकर 9 तक। और अब मल्टीप्लायर जो यूज होगा, अब हमने मल्टीप्लायर की डेसिमल मल्टीप्लायर की बात की है, मल्टीप्लायर आ जाएगा यहाँ। अब जो ये पावर, ये जो 0 आई हुई है, ये 10 की पावर में लिख देंगे ऐसे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। और गोल्ड और सिल्वर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। गोल्ड के लिए यूज़ करेंगे 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए यूज होगा 10 की पावर -2। अब आती है बात टॉलरेंस लिमिट के लिए हमारे पास कलर्स होते हैं। देखो फोर्थ कलर टॉलरेंस लिमिट देता है हमें, यह परसेंटेज एक्यूरेसी के बारे में बताता है। तो R4 जो आएगा, R4 में हमारे पास कौन कौन से कलर हो सकते हैं। सबसे पहले है गोल्ड, गोल्ड हो सकता है। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस लिमिट आएगी, टॉलरेंस लिमिट गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं 5%। फिर सिल्वर, सिल्वर के लिए यूज होगा 10%। और अगर कोई कलर ही, फोर्थ कलर ही ना गिवन हो, नो कलर, नो कलर के लिए हम यूज करेंगे 20%। तो ये हमारी टॉलरेंस लिमिट यूज होती है। तो ये आपको याद रखनी है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, और इनके नंबरिंग आपको एज इट इज़ याद करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे BBROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटिश या ब्रिटेन कह सकते हो आप, वेरी गुड वाइफ। तो ये तो हो गया इनके लिए। और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के लिए भी आप बना सकते हो। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, आप ऐसे बना सकते हो इसको। NCERT के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदर बुक्स में अलग फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या यूज करेंगे। बी रॉय, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, BB रॉय, बी अलग, ये बी अलग, रॉय अलग है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। वियरिंग, देखो वियरिंग में हम इसके लिए हमारे पास कोई कलर यूज नहीं हुआ, ये वैसे लगाया वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये आप यूज कर सकते हो। बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, G मीनिंग ग्रीन, ब्रिटेन, B मीनिंग ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। मेरी इसको सीरीज़ को याद रखना आपको, ब्लैक पहले आएगा, ब्राउन बाद में आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद करना पड़ेगा टेबल को पूरी को, और आप कलर कोडिंग सीख जाओगे। तो एग्जांपल देखते हैं किसका। कलर कोडिंग के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे अगर हमें ये गिवन है 4 कलर गिवन है, R1 जो हमें गिवन है, रिंग बना दिया मैंने इसको R1 रिंग, ये हमें गिवन है मान लो येलो कलर। दूसरी रिंग जो है हमें R2, ये हमें गिवन है रेड कलर। तीसरी जो हमें गिवन है ये मान लेते हैं ब्लू कलर गिवन है, R3 ब्लू कलर। और फोर्थ जो है ये मान लेते हैं गोल्ड गिवन है, R4। तो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर इफ दीज कलर्स आर कोडेड ऑन कार्बन रजिस्टर। तो क्या आएगा आंसर? रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने सिंपल बनाया, R1 R2 इंटू R3 प्लस माइनस R4 और पीछे लगा देंगे ओम। ये रजिस्टर का फार्मूला होगा। सबसे पहले R1 पे आते हैं। R1 है रेड कलर, और रेड के लिए नंबर क्या यूज हुआ? रेड के लिए 2 हुआ यूज। सबसे पहले R के लिए, रेड के लिए क्या यूज होगा? सॉरी, पहला कलर हमारे पास रेड नहीं है, कौन सा कलर है? येलो कलर है। तो येलो के लिए हम क्या यूज करेंगे? येलो के लिए यूज होता है 4, यानी कि इसका नंबर जो आ गया ये आ गया 4। दूसरा जो है हमारे पास रेड कलर, रेड का नंबर होता है 2, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इनटू R3 जो है मल्टीप्लायर यूज होता है, और मल्टीप्लायर है ब्लू कलर, और ब्लू कलर के लिए मल्टीप्लायर यूज होता है 10 की पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6। और प्लस माइनस टॉलरेंस लिमिट R4 है गोल्ड, और गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट होती है 5%। कितनी यूज होती है? 5%। और पीछे लगा देंगे इसके ओम। तो ये आ जाएगी हमारी कार्बन रजिस्टर्स। इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो जितने मर्जी चाहो। नेक्स्ट हम करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। टेंथ क्लास में भी हमने किया था रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम सपोज करते 3 रजिस्टेंस लेते हैं हम अलग अलग, R1 R2 और R3। तीनों ही रजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं इनके क्रॉस। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि एक एंड आपस में कनेक्टेड है। किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं अगर करंट I यहाँ से पास होता है, तो करंट के लिए एक ही रास्ता है, सिंगल वे है करंट के लिए, और सिंगल वे है तो करंट जो आएगा हर एक रजिस्टर में से क्या आएगा? सेम आएगा। बट वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाएगा V1 V2 V3। तो नेट जो वोल्टेज आएगा V, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कंजर्वेशन लगाएं अगर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम, तो जितनी बैटरी की एनर्जी है उतनी ही एनर्जी जो है तीनों के क्रॉस ड्रॉप होगी, तो तीनों के सम के इक्वल आएगी। ऐसे ही पोटेंशियल भी एक तरह की एनर्जी ही होती है। तो V जो आएगा V, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अगर R जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज कम्बिनेशन की, RS क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, V को लिख सकते हैं I इंटू R RS, V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 को राइट कर सकते हैं I इंटू R2, V3 को राइट कर सकते हैं I इंटू R3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे I RS इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इसमें पुट कर देंगे हम इसको, तो I से I कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो RS जो आएगा दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आ जाएगी रेजिस्टेंस। और अगर मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तब हम इसको समीशन की फॉर्म में कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ आ जाएगा RI। तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन है। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस निकालेंगे सभी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, और ऐड होके जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आती है सर्किट की, उससे भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। यानी कि सीरीज कम्बिनेशन की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन is greater than the greatest value। ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगी है सीरीज़ में उससे भी ज़्यादा आएगी, तो बढ़ जाएगी सीरीज़ में रेजिस्टेंस। दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम कुछ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, मीनिंग पैरेलल का मीनिंग क्या हो गया, अब जितनी भी रेजिस्टेंस हमारे पास है उनका एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देखो इस रेजिस्टेंस का R1 का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ कनेक्टेड है। ऐसे ही R2 का एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ पे, ऐसे ही R3 का, मीनिंग एक एंड सभी रेजिस्टेंस का एक पॉइंट पे कॉमन है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कॉमन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हम। तो ये पोटेंशियल लगाया यहाँ से I। अब यहाँ पे करंट के लिए तीन रास्ते हैं, तो करंट जो है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस चला जाएगा I2, इधर चला जाएगा I3। हम सपोज कर लेते हैं ऐसा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो गया था, पैरेलल में जो है वो करंट डिवाइड हो गया। अगर करंट डिवाइड हो गया तो टोटल जो वोल्टेज, अब यहाँ पे टोटल जो करंट आएगा I, अगर जो बैटरी से चला है वो किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी निकाल सकते हैं इसको, और V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I का जो फॉर्मूला आएगा V डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसका हमें यूज करना कंसेप्ट का, तो वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की RP है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है, तो सॉरी, जो ये हमारे पास पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगी आरपी लिखा हमने पैरेलल की रेजिस्टेंस, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू आई है, आई जो आएगा I, दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई RP हो जाएगा। ऐसे ही I1 जो आएगा V डिवाइड बाई, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगी, यहाँ भी V वोल्टेज है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो ये हो जाएगा R1। I2 जो आएगा V डिवाइड बाई R2 हो जाएगा, और I3 जो आएगा वो V डिवाइड बाई R3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज को जो है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमें पैरेलल में निकालना है तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वैल्यू ये आ जाएगा V डिवाइड बाई R पैरेलल, ये आएगा V डिवाइड बाई R1, V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R3। तो यहाँ से V तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो RP 1/RP बचेगा, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर हमारे पास RP की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो R इफेक्टिव जो आएगा, R की जो वैल्यू आएगी वो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की उससे भी क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि पैरेलल में जब हम रजिस्टर्स को लगाते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। किससे कम हो जाएगी, जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल की हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें गिवन है, 2 इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये हो गया हमारा, डिप कर देते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसको बोलते हैं हम एनोड, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इसको बोलते हैं हम कैथोड।
यानी कि एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास सेल होगा और बीच में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। एनोड और कैथोड, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर हम यहाँ पे इस सेल को सर्किट में लगाते हैं, सपोज करते हैं सर्किट में लगा देते हैं सेल को, एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं इसके क्रॉस। ये हमारे पास सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं जिसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक की लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और ये की हमारे पास है की। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, मीनिंग ये एनोड है, ये कैथोड है। अब सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी सेल की, जब हम इस सेल को सर्किट में लगाते हैं, मान लो हमने रजिस्टर लगाया यहाँ पे, तो ये रजिस्टर जो है करंट ड्रॉ करेगा आई, अगर की को हम ऑन कर देते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, बट इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है सेल के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो इसका मीनिंग यहाँ से पॉजिटिव आयन जो है बैटरी के नेगेटिव के एंड से पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव आयन जो है किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर भी आयंस का मोशन जो है वो अपोज हो रहा है। तो इस अपोजिशन की वजह से एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। स्मॉल आर से लिखेंगे इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो रेजिस्टेंस offered by the electrolytic solution to the flow of charges. इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो अपोज करेगा उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमें फाइंड आउट करना है उससे पहले हमें ईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ, ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नहीं होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ये, ठीक है। कोई भी सेल हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने कंसीडर कर लिया है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और एक सॉल्यूशन के अंदर हमने इनको डिप किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया, कोई एक्सटर्नल रजिस्टर आर, की लगाई है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ऐसे एक्सटर्नल सर्किट बना लिया है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब देखो अगर सबसे पहले हम ईएमएफ को पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे की को मैंने क्लोज नहीं किया, की ओपन रखी है, की कैसे रखी है, ओपन, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर मैं सपोज करूँ इसका पोटेंशियल है पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल जो है नेगेटिव, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, यानी इतना आएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, चाहे ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, या हम सेल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया पी और इसको कंसीडर करता हूँ क्यू, पी और क्यू के बीच का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, ईएमएफ के इक्वल। तो मीनिंग ईएमएफ जो होता है एक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम रहेगा, वो कितना आएगा, ईएमएफ के इक्वल आएगा। तब यहाँ पे सर्किट में से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि अगर ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर
वो किसके इक्वल है, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव के सम के इक्वल है। तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच में, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैन दिस डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द difference of potential between the two terminals या two electrodes of a cell when cell is in open circuit. Cell is in open सर्किट, जब सेल एक ओपन सर्किट में है तब की बात है, यानी कि नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओपन सर्किट का मीनिंग क्या है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये आउटर रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तब की बात करते हैं हम। तो अगर हम ईएमएफ को राइट करें, यहाँ ईएमएफ जो होती है दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगी, ई पॉजिटिव प्लस वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव के सम के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे इन दोनों के सम के इक्वल आएगी। बट यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया हुआ, करंट जो है जीरो कंसीडर किया हुआ है। अब दूसरा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं हम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब वही सेल अगर हम कंसीडर करें और सेल को कंसीडर करके हम सपोज करते हैं इसको हमने की को लगा दिया, सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पे जैसे ही करंट पास होगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, उसी टाइम जो है अंदर से भी करंट पास होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आर क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यानी कि अब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे V से, और V जो आएगा दिस इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू क्या आएगा, R आएगा। क्योंकि अगर हम ये चेक करें कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कितना ड्रॉप हो जाएगा, अगर I करंट पास हो रहा है और R रेजिस्टेंस है तो I इंटू R तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में अब कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। तो इस V को हम बोलेंगे यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगा, ये भी एक तरह से क्या हो गया, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट। जब सेल किस में है, क्लोज सर्किट में है और सेल से कोई ना कोई करंट ड्रॉ हो रहा है, तब उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं। और V जो आएगा एक तरह से V, अगर हम चेक करें ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में लगी है या इसके और इसके बीच में लगी हुई है रेजिस्टेंस, तो जितना ड्रॉप इसके बीच में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच का होगा। कब, जब हमने इसको क्लोज सर्किट में लगाया है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहती है, सेम, पैरेलल में जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम। तो V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, यानी कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल को हम क्लोज सर्किट में लगाते हैं और सेल के साथ जो रजिस्टर हमने लगाया उस रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हमने क्या नाम दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं हम। तो अगर हम यहाँ से ये जो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर वैल्यू आई है, ये भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ इस रिलेशन से हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R हो जाता है। I क्या हो जाता है, V डिवाइड बाई R। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें हम इस रिलेशन में, तो हमें पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। और यहाँ पे अगर हम V इज इक्वल टू आई आर पुट करते हैं तब हम निकाल सकते हैं, पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको इधर ले आएंगे
तो आई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो आई की जो वैल्यू आएगी, आई दिस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा मैक्सिमम करंट आ जाएगा जो सेल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो है अगर इस फॉर्मूले के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे हम। आई जो है ओम्स लॉ से वी डिवाइड बाई क्या आ गया, आर आ गया। तो ये हमारे पास था वी इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई आर इंटू आर, वी डिवाइड बाई आर इंटू आर। तो इस टर्म को हम इधर ले आते हैं इस साइड और इस v को उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा v डिवाइड बाई आर इंटू स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू ई, और ये v आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से r हमें फाइंड आउट करना है। तो e माइनस वी डिवाइड बाई ये टर्म जो है हम इधर लेके आएंगे तो v डिवाइड में आ जाएगा और r कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो दिस इज़ फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा ई माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आर है ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का किसी भी सेल की। देखो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये कब लिखा है, वन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस केस में जो V आया है हमारा, V जो है लेस आता है किससे, E से। एक केस तो ये हो गया हमारा। अगर हम दूसरा केस करें, व्हेन सेल इज चार्ज्ड, जब हम सेल को चार्ज करते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, मान लो ये जो सेल हमारे पास था, ये सेल, इसकी ईएमएफ हमारे पास थी ई, और हम इसको एक रजिस्टर के थ्रू जो है चार्ज करते हैं। ये मान लो कोई रजिस्टर लगाया हमने, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी इसके लिए हमें, ये हम इसको चार्ज अप करते हैं। जब हम इसको चार्ज अप करेंगे, ये रेजिस्टेंस आर होगी हमारी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल आर है, और यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज वी है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो वी की वैल्यू, अब इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये कोई भी वैल्यू है, V1 ले लेते हैं इसको हम, इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। यहाँ हमें अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये V कितना रीड करेगा, अब V कितना रीड करेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं सपोज करता हूँ सर्किट में से करंट I पास हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या आएगा। अब देखो करंट जो आएगा वो करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ये देखो। तो नेट जो पोटेंशियल है A और B पॉइंट के बीच का, मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है अब वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो E करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब सेल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिख देंगे। तो ये आ जाएगा I इंटू आर, ये इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब हम ऐसे राइट करेंगे, यानी कि V जो आएगा दिस इज ग्रेटर देन E आएगा। तो दो केस हमारे पास है, जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, और दूसरा जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा वो EMF से ज़्यादा आएगा। तो ये आपको याद रखना है। सेल का कम्बिनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल, और इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक के जितने भी न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं, सीरीज कम्बिनेशन के हो चाहे पैरेलल के हो, ठीक है, या सेल कम्बिनेशन के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।